डीप वीनस थ्रोम्बोसिस यानी कि डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि पीई। तो क्या है ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म? डीप वीनस थ्रोम्बोसिस यानी डीप वीनस, लेग में जो वेन्स रहती है, वेन्स एंड आर्टरी यानी दो प्रकार की हमारे शरीर में नलियाँ होती है जो हार्ट से निकल के शरीर के सभी अंगों तक पहुंचती है, उसको आर्टरी बोलते हैं। और उसके अलावा जो सभी अंगों से हार्ट की तरफ खून लेके जाती है उसको वेन्स बोलते हैं। तो लेग की जो ये वेन्स है, वो वेन्स में अगर खून का गट्ठा बनता है यानी ब्लड क्लॉट्स, जो ब्लड क्लॉट्स हार्ट के डायरेक्ट कनेक्टेड है और हार्ट से खून जो फेफड़े की नली में जाता है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। अगर पैर की नली से खून का गट्ठा उड़ के हार्ट के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी यानी फेफड़े की नली में जाके पहुंच जाता है तो वो नली को बंद कर देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो मोस्ट ऑफ टाइम जानलेवा होता है। तो ये डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म का डायरेक्ट कनेक्शन है। ये डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की वजह क्या है? सबसे पहला, कोई पेशेंट को सर्जरी किया है, लेग सर्जरी, जिसकी वजह से उसके लेग पूरा इमोबिलाइजेशन है, तो वैसे केस में ब्लड स्टेसिस हो जाता है और ऐसे केस में डीवीटी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। पेशेंट को अगर ट्रॉमा हुआ यानी पेशेंट का कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं पे इंजरी होती है, तो उसकी वजह से भी डीवीटी होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट यानी इनबिल्ट पेशेंट को जेनेटिकली कोई भी प्रोटीन यानी विटामिन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से उसका ब्लड में क्लॉट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इमोबाइल यानी हम लोग फ्लाइट या लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो वैसे केस में भी डीवीटी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। डिहाइड्रेशन, अगर कंटिन्यूअस हम लोग वाटर इंटेक नहीं रखते हैं तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी डीवीटी हो सकता है। मैलिग्नेंट पेशेंट यानी कोई पेशेंट को कैंसर है तो कैंसर में भी डीवीटी हो सकता है। वैसे ही बहुत सारी वजह है, बट ये सब चीज़ें जो कॉमन कोजिस है जिसकी वजह से पेशेंट को डीवीटी होता है, और डीवीटी की वजह से ही पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला सिम्टम्स सूजन यानी स्वेलिंग। वो स्वेलिंग क्यों होता है? जैसे हमने बताया कि जो डीप वेन होती है उसमें से खून लेग से हार्ट की तरफ जाता है, पर उसमें वहाँ पे क्लॉट हो गया है। अभी खून को हार्ट की तरफ जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसकी वजह से पूरा पैर सूज जाता है। वो स्वेलिंग पूरा एकदम से ज़्यादा बढ़ता है और वो वहाँ पे रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग के साथ इरिदिमा हो जाता है, पेशेंट को लेग पेन होने लगता है, उसकी मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाती है। ये सब सिम्टम्स है डीवीटी के। और वो जो क्लॉट है अगर उड़ के ऊपर जाता है यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म करता है तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होता है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम्स है पेशेंट को अगर स्वेलिंग भी है लेग में और उसको साथ में ये सांस लेने में दिक्कत होता है, थोड़े टाइम पे चलने के बाद उसकी सांस फूल जाती है, तो वो जो रूटीन चल रहा था, रूटीन जैसे दौड़ रहा था, वो सब चीज़ें उससे अचानक से नहीं हो रहा है, तो ये सब लक्षण है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। तो इसी तरीके से हम दोनों कनेक्शन सेट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को स्वेलिंग है लेग में और साथ में पल्मोनरी एम्बोलिज्म है कि नहीं है, तो शुरुआत में हम एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन में पता चलता है कि पेशेंट को स्वेलिंग है, तो हम डायरेक्टली पेशेंट को जो डॉपलर आता है वीनस डॉपलर, वो वीनस डॉपलर करवाते हैं और उससे पता चलता है कि उसकी वेन में क्लॉट है। अभी हमको डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि अगर क्लॉट है तो क्लॉट उड़ के पल्मोनरी आर्टरी में गया है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवाते हैं। वो एंजियोग्राफी में पता चलता है कि पेशेंट को कहीं पे भी क्लॉट आया है कि नहीं आया है। वो पल्मोनरी एंजियोग्राफी के साथ हम पूरा आईवीसी यानी नीचे का उसका कनेक्शन है, वो कनेक्शन भी देख लेते हैं, जिससे पता चलता है कि उसकी मेन जो वेन है वो कहाँ तक क्लॉट में इन्वॉल्व हुई है, ज़्यादा इन्वॉल्व है कि नहीं है। अगर पेशेंट को सिर्फ लेग में थ्रोम्बोसिस है
तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर उसको एक्सटेंशन होके हार्ट की तरफ या पल्मोनरी आर्टरी में उसमें क्लॉट गया है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मान लो कि लेग की वेन में अगर थ्रोम्बोसिस यानी क्लॉट हुआ है या नली बंद है तो उसको ओपन करना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर सिर्फ क्लॉट है तो क्लॉट को वहाँ पे कैथेटर डाल के वन टाइप ऑफ वो नली आती है, उसमें कंटिन्यूस शावरिंग होता है जो खून पतला करने वाली दवाई रहती है। वो खून पतला करने वाली दवाई से वो पूरा लाइसिस होके एकदम गट्ठा पिघल जाता है। जो गट्ठे में छोटे छोटे क्लॉट्स होते हैं वो क्लॉट को हम खींच के निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट की नलियाँ भी एकदम सिकुड़ गई है तो उस जगह को हम बलून प्लास्टी यानी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, और इफ़ रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे स्टेंट भी डाल सकते हैं। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, पेशेंट को ऊपर आईवीसी से एकदम पल्मोनरी आर्टरी में क्लॉट गया हुआ है, तो उसका भी कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस या थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं। अभी एकदम से ही नई ट्रीटमेंट आई है जो एकदम इनोवेटिव ट्रीटमेंट है, जिसमें हम लोग एक पल्मोनरी आर्टरी, बहुत बड़ी आर्टरी है, जो फेफड़े की जो नली रहती है वो बहुत बड़ी नली रहती है, उसमें से भी बड़े बड़े क्लॉट निकाल सकते हैं। हमने रिसेंट ही एक पेशेंट किया है जिसमें से ये पूरे क्लॉट निकाल के पेशेंट को पूरा थ्रोम्बेक्टोमी करके एकदम ठीक हुआ है। ये ट्रीटमेंट से पेशेंट को कहीं पे भी हमको मेजर सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये सभी प्रोसीजर हम एक होल करके उसी में एंट्री होके वो सब प्रोसीजर कर सकते हैं। उसमें कहीं पे भी स्टिच नहीं आता है। दूसरे दिन ही पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं।